बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स अब तक के पढ़ाए गए तमाम लेक्चर्स को बगौर सुन चुके होंगे और उनके मुताबिक अपने नोट्स भी तैयार कर चुके होंगे। और जो आज पहली बार हमारा ये लेक्चर सुन रहे हैं तो उनके लिए हम ये बताते चलें कि हम उर्दू लाजमी 10वीं जमात के लिए टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब का कोर्स हम अपने चैनल के ऊपर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपके पिछले लेक्चर्स मिस हो चुके हैं तो आप हमारी पहले से अपलोड की हुई वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपको तमाम असबाब के मुताबिक लेक्चर्स और रहनुमाई मिल जाएगी। साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको बवक्त मिल जाएं। और यहाँ पर हम अपने तमाम नए और पुराने स्टूडेंट से एक छोटी सी बात ये कहेंगे कि बच्चा पार्टी, जब आप लोग लेक्चर सुन लेते हैं तो उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक को एक अटेंडेंस के तौर के ऊपर कंसिडर करें ताकि हमें भी पता चल जाए कि आप लोगों ने वाकई वीडियो पूरी देख ली है और लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लिया है। आज हमने मुंतखब किया है डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच लिखा हुआ सबक, जो कि एक कहानी है जिसका उन्वान है सियाना बादशाह। तो हम सियाना बादशाह पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मुसन्निफ के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि जब आप इक़्तिबासात की तशरीह करें और हवाला या मरकज़ी ख्याल लिखें तो आपको मुसन्निफ का मुख्तसर सा हवाला लिखने में कोई परेशानी दरपेश ना आए। तो अब बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच, विलादत 1917, वफात 2011। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच ज़िला सिंध के गांव जाफर खान लगारी ज़िला सांगड़ में पैदा हुए। आप अभी 6 महीने ही के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। आपकी तरबियत वालदा और चचा ने की। उन्होंने MA अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एजुकेशन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD किया। डॉक्टर साहब ने क़याम पाकिस्तान के बाद अल्लामा II काजी की सरबराही में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरक्की और तामीर में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने उर्दू सिंधी लुग़त और सिंधी उर्दू लुग़त ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान के साथ तैयार की। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई पर तहक़ीक़ी मुजल्ले, सिंधी मौसीक़ी, सिंधी अदब की तारीख़ और लोक अदब पर किताबें लिखीं। वो न सिर्फ सिंधी बल्कि अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, सराइकी और उर्दू के भी माहिर थे। सिंध के इस अजीम फर्जंद को उनकी वसीयत के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में अल्लामा II काजी की कब्र के बराबर दफन किया गया। मौजूदा कहानी सियाना बादशाह आपकी तहरीर करदा किताब लोक कहानियाँ से ली गई है। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी पढ़ना। कहानी का उन्वान है सियाना बादशाह। कहानी बहुत मज़ेदार है और सबक आमूज़ भी है। हम ये कहानी पहले पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे रीडिंग के शौकीन बच्चे इस कहानी को पढ़ चुके होंगे। कहानी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हम इसे रवानी से पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं हैं और जो बातें समझाने वाली हैं वो हम आपको मरकज़ी ख्याल बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे। कहानी के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं वो तमाम आपको स्क्रीन के ऊपर आते हुए मिल जाएंगे। तो अब रीडिंग करना शुरू करते हैं। एक शख्स था जिसके पास धन दौलत थी। उसके 4 बेटे थे। एक बार वो सख्त बीमार हुआ। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। जब बचना मुहाल देखा तो सोचा कि मेरी जो भी मिल्कियत है वो अभी अपने लड़कों में तकसीम कर दूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद आपस में लड़कर जुदा हो जाएं। ये सोचकर उसने 4 देगें मंगवाईं और अपनी मिल्कियत के हिस्से किए, कुछ एक में कुछ दूसरी में। इस तरह चारों देगों में कुछ ना कुछ डालकर चारों देगें जुदा जुदा अपनी खाट के चारों पायों तले गाड़ दी। जब सकरात का वक्त आया तो चारों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, धन दौलत ऐसी शय है जिसकी वजह से हमेशा खून खराबा होता है। मैंने अपनी सारी मिल्कियत 4 हिस्सों में तकसीम कर दी है और चारों हिस्से अलग अलग अपनी चारपाई के 4 पायों के नीचे दफन कर दिए हैं। मेरे लिए तुम चारों ही आंखों के तारे हो। मिल्कियत का कोई भी हिस्सा मैंने छोटा बड़ा नहीं किया, इसलिए तुम में से हर एक मेरे रूबरू अपना अपना पाया मुकर्रर कर लो और मेरे मरने के बाद उनके नीचे जो भी गड़ा हुआ हो सो खोद कर निकाल लेना। लड़कों ने बाप की ये बात मंजूर कर ली। फिर कुरानदाजी करके हर एक ने अपना अपना पाया मुकर्रर कर लिया। जब साहूकार मर गया तो चारों भाइयों ने खाट के अपने अपने पाए तले से ज़मीन खोदी, धन की देग बाहर निकाली। देखते क्या है कि एक देग में हीरे जवाहरात रखे हैं, दूसरी सोने से भरी है और तीसरी चौथी में कुछ भी नहीं। एक में सिर्फ
मुट्ठी भर मिट्टी पड़ी है और दूसरी में 2-4 सूखी हड्डियां हैं। जिन लड़कों को हीरे जवाहरात और सोने की देगें मिली वो तो बड़े खुश हुए। बाकी 2 लड़कों को जो मिट्टी और हड्डियों की देगें मिली वो सख्त नाराज हुए और भाइयों से कहा, इस मिट्टी और हड्डियों का हम क्या करेंगे? हम असल मिल्कियत से हिस्सा ज़रूर लेंगे। इस पर पहले 2 भाइयों ने कहा, बाबा अपने हाथ से मिल्कियत तकसीम कर गए और तुमने खुद वो मिल्कियत कबूल की थी और अपनी खुशी से अपने पाए मुकर्रर किए थे, अब क्या होगा? आखिर उनकी तकरार बढ़ने लगी और बात 4 मोतबर लोगों तक पहुंची, लेकिन वो भी किसी फैसले पर ना पहुंच सके और बोले, इसमें कोई राज है, लिहाजा किसी दाना शख्स से इंसाफ कराओ। सभी भाई इस पर राजी हो गए और किसी दाना शख्स को तलाश करने लगे, लेकिन ऐसा कोई दाना शख्स ना मिला जो फैसला कर सकता। तब वो चारों साथ साथ मुल्क के बादशाह के पास इंसाफ के लिए गए। बादशाह उनकी बात सुनकर पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भेद की गुत्थी सुलझाते हुए बोला, तुम्हारे बाप ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हीरे जवाहर वाला हीरे जवाहर ले ले, सोने वाला सोना ले ले। जिसे मिट्टी की देग मिली है वो बाप की जमीन संभाले और जिसे हड्डियां हाथ आई हैं वो चौपाए माल का मालिक है। बादशाह का ये फैसला सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और उसकी शुक्रगुजारी की। चारों भाई बादशाह की दानिश और दानाई की तारीफ करने लगे और दुआएं देते अपने घर आ पहुंचे और आपस में प्यार मोहब्बत से रहने लगे। माखूज अज लोक कहानियाँ, हिस्सा अव्वल, मुतरज्जिम डॉक्टर सादिया नसीम आरा सरताज। तो ये कहानी जो अभी आप लोगों ने पढ़ी, ये डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच ने सिंधी में लिखी थी और इसका तर्जुमा किया है डॉक्टर सादिया नसीम आरा सरताज ने। कहानी की रीडिंग के दौरान स्क्रीन के ऊपर जितने भी नए अल्फाज के मायने आए हैं, आप उन तमाम अल्फाज को नोट कर लीजिए। कहानी खुद ही बहुत मुख्तसर है, तो जब आप इसका मरकज़ी ख्याल तहरीर करें तो कोशिश करें कि आप उसको अपने अल्फाज में लिखें। जैसा कि हम हर लेक्चर में आपसे कहते हैं कि काम आप अपने अल्फाज में कीजिए। हमारी नज़र से बहुत सारे खुलासे तहरीर किए हुए गुजरे हैं, जिसमें से बेशतर में किताब ही के अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से अगर आप खुलासा तहरीर करेंगे तो आपके पेपर का इम्प्रेशन हरगिज़ अच्छा नहीं पड़ेगा। तो आप अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहानी को मुख्तसर करके और इसका खुलासा तहरीर कीजिए। और जो बच्चे खुलासा लिख चुके हैं और उसको लिखने के बाद इस्लाह करवाना चाहते हैं या चेक करवाना चाहते हैं, तो वो क्वारंटीन स्कूल का जो फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर अपना काम शेयर करके हमसे इस्लाह करवा लीजिए और चेक करवा लीजिए। अब बात कर लेते हैं इस सबक के मरकज़ी ख्याल के बारे में। हम आपको इस सबक के 2 मरकज़ी ख्यालात करवाएंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा मरकज़ी ख्याल मुंतखब करेंगे और उसको याद करना चाहेंगे और अपने नोट्स का हिस्सा बनाना चाहेंगे। तो मरकज़ी ख्याल नंबर 1 कुछ इस तरह से है, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। मेहनत से इंसान तरक्की की मनाजिल हासिल कर सकता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारे। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, वो सिर्फ मेहनत ही से दौलत हासिल कर सकता है। दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जिनमें मेहनत करने का रुझान पाया जाता है। अब हम आपको इस सबक का दूसरा मरकज़ी ख्याल बताते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ अदना या बेकार नहीं होती और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हर चमकती हुई चीज़ और सोना और हीरे जवाहरात ही कदर कीमत के हामिल हों। मिट्टी हो, ज़मीन हो, चौपाएँ हों, दरख्त हों, बागात हों, खेत खलियान हो, सोना चांदी हो या इंसान हो, हर चीज़ की एक अलहदा अहमियत है और कोई भी चीज़ एक दूसरे के ऊपर फ़ौक़ियत या बरतरी नहीं रखती और किसी भी चीज़ को एक दूसरे से कम नहीं कहा जा सकता। इसलिए चीज़ों की ज़ाहिरा चमक भड़क के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि हर चीज़ में छुपे हुए फ़वाइद के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और फ़ौरन बदगुमानी का शिकार होकर आपस में नाइत्तेफाकी को जगह नहीं देनी चाहिए। कोई मसला या मुश्किल दरपेश हो तो किसी अक्ल वाले या समझदार आदमी के पास जाना चाहिए ताकि वो आपकी दुरुस्त रहनुमाई कर सके। और किसी भी चीज़ की ज़ाहिरा कदर व कीमत को कम जानते हुए अपने मुस्तकबिल से मायूस नहीं होना चाहिए और उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये तो हुआ इस सबक का मरकज़ी ख्याल नंबर 2। हम आप स्टूडेंट से ज़रूर ये चाहेंगे कि आप अपने तौर पर हमें बताइए कि आपको मरकज़ी ख्याल नंबर 1
ज़्यादा मुनासिब लगता है या मरकज़ी ख़याल नंबर 2 ज़्यादा मुनासिब रखता है। यानी कि कहानी पढ़ने के बाद आपको कौन सा मरकज़ी ख़याल ज़्यादा बेहतर लगा। अगर आप लोग लेक्चर सुनने के बाद बाकायदगी से उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी बात हम आपसे लेक्चर में पूछते हैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, इंटरेक्टिव रहेंगे, तो यकीन मानिए कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और हमें पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। बात कर लेते हैं इन आसान से सवालात के जवाबों के बारे में। साहूकार ने अपने बेटों में मिल्कियत किस तरह तकसीम की। इसका जवाब कुछ यूँ है कि साहूकार ने अपनी तमाम मिल्कियत के 4 बराबर के हिस्से किए और उनमें से हर एक हिस्सा एक देग के अंदर डाल के और हर देग को अपनी चारपाई के एक पाए के नीचे दबा दिया। सवाल नंबर 2 है, साहूकार के 2 बेटे किस बात पर सख्त नाराज हुए। साहूकार के बेटे इस बात पर सख्त नाराज हुए कि उनके 2 भाइयों के हिस्से में जो देगें आई थी उसके अंदर तो हीरे जवाहरात और सोना भरा हुआ था, लेकिन इन दोनों के हिस्से में जो देगें आई थी उनके अंदर मिट्टी और हड्डियां पड़ी हुई थी। वो ये समझे कि मिट्टी और हड्डियों की तो कोई अहमियत ही नहीं है और सोना चांदी हीरे जवाहरात तमाम 2 और भाइयों के हिस्से में आ गए। उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इस बात ने उनको सख्त नाराज किया। सवाल नंबर 3 है, चारों भाई फैसले के लिए किसके पास गए। पहले तो वो चारों भाई मोतबर अफराद के पास गए, लेकिन किसी से भी फैसला ना हो पाया, तो फिर उन चारों भाइयों ने किसी दाना अक्लमंद आदमी को ढूंढा और वो मुल्क के बादशाह के पास गए। बादशाह ने क्या फैसला किया। बादशाह ने चारों भाइयों से कहा कि तुम्हारे बाप ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। हीरे जवाहरात, जिसके हिस्से में हीरे जवाहर आए हैं वो हीरे जवाहरात ले ले, और जिसके हिस्से में सोना आया है वो सोना ले ले, और जिस भाई के हिस्से में मिट्टी की देग आई है वो बाप की ज़मीन संभाल ले और वहाँ खेती बाड़ी करे, और जिसके हिस्से में हड्डियाँ आई है वो अपने बाप के छोड़े हुए चौपाए संभाल ले। अब इसके बाद सवाल है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो हमने आपको मरकज़ी ख़याल नंबर 2 में बताया है। उसी मरकज़ी ख़याल की नोक पलक संवार कर आप इसका जवाब भी तहरीर कीजिए। एक साहूकार के 4 बेटे थे, 4 देगें चारपाई के पायों के नीचे दफन है। हर एक ने कुरानदाजी करके अपना अपना पाया मुकर्रर कर लिया। एक में सिर्फ मुट्ठी भर मिट्टी पड़ी थी। तो ये तो बहुत आसान काम है। अच्छा जनाब, यहाँ पर हुई आपकी कहानी ख़त्म। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, वो ये है कि जब आपने मुसन्निफ़ का जब आपने मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि ये सबक सियाना बादशाह जो है ये डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच की लोक कहानियाँ से माखूज़ है। अब आप में से कितने बच्चों को पता है कि लोक कहानियाँ क्या होती हैं। लोक कहानियाँ नज़म और नसर दोनों सूरतों में लिख पाई जाती हैं। लोक कहानियाँ अवाम के आम ख़यालात की तर्जुमान होती हैं। ये तहरीरी शक्ल के बजाय सीना दर सीना दूसरी नस्ल तक पहुँचती हैं। यानी कि अगर हम इसे आसान अल्फाज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि लोक कहानियाँ वो कहानियाँ होती हैं जो हम मुँह ज़बानी सुनते हैं, जो हमें हमारी दादी नानियाँ और बड़े बुज़ुर्ग लोग सुनाते हैं। ये कहानियाँ ज़्यादातर इलाक़ाई होती हैं और सबक आमूज़ होती हैं। इसमें कुछ ना कुछ हिकमत और दानाई की बात ज़रूर होती है जो इंसान की शख्सियत को निखारने के लिए और उसकी ज़िंदगी में रहनुमाई करने के लिए उसको बताई जाती हैं। तो आपने ये सबक पढ़ा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो लिख कर लीजिए ताकि आपको तमाम लेक्चर्स वक्त के ऊपर मिल जाएं। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।